हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करने जा रहे हैं और एनसीईआरटी मैथ का जो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में विस्तार से आज के इस वीडियो में थ्योरी समझेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि जिस चैप्टर का आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाए तो उसको हम कंसेप्चुअल लर्निंग कर सकते हैं। और आपको किसी भी बुक से, एक होता है ना कि कोई बच्चा बोला कि हम एनसीईआरटी बना रहे हैं, कोई आर एस अग्रवाल बना रहे हैं, कोई आर डी शर्मा बना रहा है, दोस्तों कोई भारती भवन बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका थ्योरेटिकल वही होता है, कंसेप्ट वही है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए तो आप किसी भी कंपनी का मैथ हो उससे क्या फर्क पड़ता है, आप बना सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करें इस वीडियो में वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसमें कहता है कि वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे कि वास्तविक संख्या होता क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करें दोस्तों वास्तविक संख्या। दोस्तों वास्तविक संख्या अर्थात वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर हमें धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त हो, वैसे संख्या को हम, है ना, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वैसी संख्या जिसका वर्ग धनात्मक या शून्य हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जिसका वर्ग, ध्यान से समझिए, एक लाइन में डिफिनेशन करना, वैसी संख्या जिसका वर्ग धनात्मक हो यानी पॉजिटिव हो या जीरो हो, वैसे उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। अगर हम उदाहरण के लिए लें, चलिए उदाहरण को देखें दोस्तों। अगर हम 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आ रहा, ध्यान से समझिए, ये क्या हो गया हमारा वास्तविक संख्या। -1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है, तो क्या हो गया वास्तविक संख्या। √2 का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम -√2 का स्क्वायर करेंगे, है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू होने पे तो आपका प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये सारी संख्याएं जो है आपको दोस्तों वास्तविक संख्या है। अब इस वास्तविक संख्या में हमें अलग अलग, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग दोस्तों सम संख्या से। सम संख्या, सम संख्या क्या है दोस्तों, तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। दोस्तों वैसी संख्याएं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, इसका मतलब क्या होगा कि अगर 2 से आप किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो शेषफल आपका बिल्कुल 0 आना चाहिए, पूरा पूरा कट जाए, वैसे संख्या को हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहते हैं। अब दोस्तों बचपन में हम लोग पढ़े होंगे कि जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में अगर हम नोट में लिखना चाहें तो जैसे कोई बड़ा संख्या आ गया तो हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो उसके लिए क्या पहचान है दोस्तों कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई बड़ा संख्या ले लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। अगर इसके अंत में हम 0 लगा दें या 0 लगा हुआ है तो ये संख्या 2 से कटेगा।
2 4 6 8, अगर इसके अंत में 2 लगा हुआ है तो ये संख्या 2 से कटेगा। बस आपको अंतिम वाला देखना है, ये लास्ट वाला देखना है, इसके लास्ट में है क्या। अगर कोई संख्या 2 4 6 8 इसके अंत में 4 है, देख लीजिए, तो ये भी 2 से पूरा पूरा कटेगा। 2 4 6 8 अगर इसके अंत में 6 है तो ये भी आपको 2 से पूरा पूरा कटेगा। 2 4 6 8 अगर इसके अंत में 8 है तो ये भी 2 से कटेगा। और ये सभी संख्याएं जो 2 से कट जाए वे सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैंने नोट में लिख दिया कि जिस संख्या के अंत में, एंडिंग में, है ना, 0 हो, देखिए 0 है, 2 हो 2 है, 4 हो 4 है, 6 हो 6 है, 8 हो और 8 है, यानी इनमें से कोई भी एक संख्या अंत में अगर है तो समझ लेंगे कि वह संख्या जो है 2 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। और ऐसे ही संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला होगा हमारा विषम संख्या। ये विषम संख्या क्या है, अभी जो हमने सम संख्या पढ़ा है ठीक इसका अपोजिट होता है विषम संख्या। ठीक है, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों विषम संख्या। अगर आपको सम संख्या है उसका उल्टा कर लीजिए, अर्थात जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा था वो सम संख्या होगा, और जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा वो विषम संख्या हो जाएगा। तो इसकी डिफिनीशन हम कर लें। दोस्तों वैसे संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो, यानी 2 से जब हम उसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वो पूरा पूरा नहीं कटेगा, शेषफल कुछ रह जाएगा हमारा, वैसे संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं 1 3 5 7 9, ये जो संख्या है आपको 2 से नहीं कट रहा है। आप भाग करके देख लीजिए किसी भी संख्या को, 2 से हम 9 में भाग कर रहे हैं तो 2 चौके 8, 9 में 60 गया। देखिए शेषफल आपका नीचे बच रहा है, ये आप इसको नहीं काट सकते, दशमलव में जाना पड़ेगा। 0 लगाएंगे, दशमलव देंगे, 2 5 6 10, तो दशमलव में नहीं जाना। बिना दशमलव के अगर नहीं कटता है तो वैसी संख्या विषम संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे भाज्य संख्या, कि भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं। तो वैसी संख्याएं जो 1 से, अपने आप से और तीसरे किसी और नंबर से भी कट जाए वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहेंगे। देखिए ध्यान से, 1 से भी कटे, 1 से तो कोई भी संख्या करता है, अपने आप से तो कोई भी संख्या करता है, 1 से भी कटे, अपने आप से भी कटे और उसके अलावा कोई और नंबर से भी कट जाए वह कहलाता है भाज्य संख्या। अर्थात इसको अगर हम शॉर्टकट में समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि वैसा संख्या जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी 2 नंबर से ज्यादा नंबरों से वो विभाजित हो सकता है। दोस्तों वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से विभाजित हो जाए
भाग लग जाए, कट जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। नोट में याद रखेंगे दोस्तों। अब जैसे कि पहले हम उदाहरण लेते हैं। अगर हम उदाहरण के रूप में 1 लेते हैं तो 1 से कट रहा है, ये भाज्य संख्या नहीं होगा। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 देख लीजिए, 2 किससे कटेगा भैया? 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। हमें क्या चाहिए? 2 से ज्यादा गुणनखंड चाहिए, ये भी नहीं होगा। अगर हम 3 लेते हैं तो ये 1 से कटेगा और अपने आप यानी 3 से कटेगा, तो इसमें भी 2 ही गुणनखंड आ रहा है, ये भी नहीं होगा भाज्य संख्या, है ना। इसके अलावा आप अगर 4 लेते हैं तो ये संख्या देख लीजिए, 1 से कटा, 2 से 2 के टेबल में आ रहा है, 2 दूनी के 4 और 4 इकाई 4, ये आ गया। 2 से ज्यादा गुणनखंड आ गया तो ये हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी, अगर कभी कभी एग्जाम में आता है दोस्तों कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन कभी आता है, तो इसलिए हम समझेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। क्या है? 4 है। अभी देख लिया ना आपने, 1 तो था नहीं, 2 का 2 ही गुणनखंड है, 3 का 2 ही गुणनखंड है और 4 का 3 गुणनखंड है। जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा वही कहलाएगा भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, याद रखेंगे। अब चलिए हम इसका ठीक उल्टा पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्या पढ़ेंगे दोस्तों। अभाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे किसी संख्या से विभाजित ना हो, है ना, वैसी संख्या को हम कहेंगे अभाज्य संख्या कहेंगे दोस्तों। वैसी संख्या जो एक और स्वयं अर्थात जिसका 2 ही गुणनखंड हो, बस ऐसे लॉजिक से याद कर लीजिए। भाज्य होगा तो उसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा, अभाज्य होगा तो उसका केवल 2 ही गुणनखंड होगा, एक और वो स्वयं का नंबर। तो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या विभाजित न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब नोट में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्या है दोस्तों? 2 है। अब देखिए 2 जो है वो किससे कट रहा है? 1 से और अपने आप से, इसके अलावा है क्या? नहीं है। तो सबसे छोटा का बात कर किया जा रहा है, ठीक है ना, 2। अगर इसके अलावा हम 3 लेना चाहें तो 3 भी हो जाएगा दोस्तों। 3 जो है 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है। 4 नहीं होगा क्योंकि 4 क्या है? भाज्य संख्या है। फिर हम अगर 5 की बात करें तो 5 1 से कटता है और 5 अपने आप से कटता है ना। फिर 6 आपका नहीं होगा, 7 होगा दोस्तों। 7 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो ये सब संख्या, वैसे संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, अब ये परिमेय संख्या क्या है? तो वैसी संख्याएं जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे।
वैसे संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, हाँ एक बात इसमें और ध्यान रखना दोस्तों, जहां q इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम उदाहरण लेते हैं। अगर हम एक ले लिए तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम 2/3 लेते हैं, ये भी परिमेय संख्या है, p बाई क्यू के रूप में है, देख लीजिए, है ना। अगर हम 3 नीचे में 4 ले रहे हैं तो ये भी परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे, p बाई क्यू के फॉर्म में है, देख लीजिए, ये भी हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ एक शर्त लिखा था कि जहां q बराबर नहीं होना चाहिए 0, अगर हम 0/5 लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या होगा। अगर हम वही 5/0 लिख दें तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर कोई संख्या रूट में है, कोई संख्या रूट में है और उसका रूट ना टूट पाए, उसका रूट क्या ना हो, ना टूट पाए, तो वैसी संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर कहें कि हम रूट के अंदर 4 डाल दें, रूट के अंदर 4 डाल दें तो देखिए यहाँ पे रूट अगर तोड़ेंगे 4 का तो 2 आएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक इसका उल्टा, वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। अब चलिए पहचानते हैं, वैसे मैंने ऊपर बता दिया कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर है तो इसको आप p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई संख्या 1.1141141 है ना, अगर ये रिपीट नहीं हो रहा, देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, 1 दशमलव के बाद 1 है, फिर डबल 1 है, फिर ट्रिपल 1 है ना, ट्रिपल 1 है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा। रिपीट कब होता, रिपीट कब होता, जब 1.1414141414 रहता तो वो रिपीट होता, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है, अपरिमेय है, ठीक है दोस्तों। और नोट में दोस्तों पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। पाई खुद एक अपरिमेय है, लेकिन अगर पाई का मान 22/7 आपसे पूछा जाए तो वो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम सीखेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या क्या है? तो गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है।
उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो 1 से शुरू कीजिए और इनफाइनाइट तक ले जाइए, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी जिसको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वे सभी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। याद रखेंगे कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 0 से शुरू नहीं होता है। तो चलिए अब हम 0 से शुरू करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब ही होता है पूरा। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा, ठीक है। तो 0 के साथ सभी गिनती की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, सब चीज वही रहेगा जो हमने प्राकृत संख्या में पढ़ा है, टोटल चीज वही रहेगा 1 से, लेकिन यहाँ शुरू क्या हो जाएगा? 0 से। बस 0 के साथ, अर्थात पूर्ण संख्या मतलब पूरा संख्या, उसमें 0 ऐड हो रहा है, और प्राकृत संख्या में 1 से शुरू हो रहा था। तो 0 से लेकर के सभी गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। सॉरी दोस्तों, 0 के साथ सभी गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है। अब हमको दोस्तों यहाँ पे पढ़ना है शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या है? तो जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करते हैं और दशमलव के बाद भी एक समय आता है जो वो पूर्ण रूप से कट जाता है, तो वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव कहेंगे, ठीक है। शांत दशमलव कहेंगे। अब उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो 2 से, है ना, आप 11 में डिवाइड कीजिए, 2 से 11 में भाग करिए, तो 2 5 10, 1 आएगा, यहाँ कट गया। अब देखिए, ये जो आपका भाग लगाना है 2 है और यहाँ 1 है, यानी ये छोटा है, तो अब इससे तो भाग लगेगा नहीं। यहाँ दशमलव देंगे और यहाँ 0 लगाएंगे, तो 2 5 10, ये क्या हो गया? पूरा पूरा कट गया। दशमलव के बाद ही कटा, लेकिन पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया। तो इसको हम कहेंगे दोस्तों कि शांत दशमलव है ना, अर्थात अंत तक जा करके कट गया है, ठीक है। शांत दशमलव का दोस्तों एक पहचान होता है, 2 के पावर n गुने 5 के पावर n का रूप का जो संख्या होगा, है ना, वो आपका क्या कहलाएगा? शांत दशमलव कहलाएगा। अब मान लीजिए एग्जाम में कैसे प्रश्न आता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे आपको दे दिया यहाँ कि 16, नीचे में कुछ डाल दीजिए। अब कहेगा दोस्तों कि ये शांत है कि नहीं, तो आपको करना क्या है? ऊपर वाले को ध्यान नहीं देना है, अंश को छोड़ देना है। नीचे क्या है? हर हमारा, हर को लेंगे और हर का गुणनखंड करेंगे, तो 2 से लगेगा 2 चौके 8, 2 से लगेगा 2 बार में, तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2, अर्थात 2 के पावर 1 2 3, यानी 2 के पावर 3। हमने यहाँ बताया कि 2 के पावर m के रूप का होना चाहिए। अब देखिए 2 के पावर m, यानी m की जगह पे 3 आ गया, लेकिन हमने बगल में यह भी लिखा है कि 5 के पावर n के रूप का भी होना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि 5 के पावर अगर 0 है किसी संख्या का, अगर किसी संख्या का पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि शांत दशमलव अगर आपको पहचानना है, शांत दशमलव अगर आपको पहचानना है, तो आप हर का गुणनखंड निकालिए और उस गुणनखंड में या तो 2 होना चाहिए केवल, या तो 5 होना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों होगा तो वो शांत होगा, अन्यथा वो शांत दशमलव नहीं होगा। यही इसका पहचान है। आपको अंश से कोई मतलब नहीं रखना है, आपको हर का गुणनखंड करना है। और जिस तरह हमने यहाँ तोड़ा है, गुणनखंड किया है, यहाँ तो केवल 2 आया है, या तो आपको 2 आए, या तो केवल 5 आए, या तो 2 और 5 दोनों आना चाहिए। और अगर दोनों आ रहा है तो समझिएगा शांत है, अगर केवल 2 आ रहा है तब भी शांत है, अगर केवल 5 आ रहा है तब भी शांत है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि 116 के बट्टा में 125 दिया है। अब हमने आपको क्या बोला कि 125 का गुणनखंड करेंगे, हर से आपको मतलब 125 को आप गुणनखंड कीजिए,
5 से लग रहा है 25 बार में, फिर 5 से लगेगा 5 बार में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 125 को 5 गुने 5 गुने 5 अर्थात 5 के पावर क्यूब। अब देखिए 5 के पावर n तो आ गया लेकिन 2 के पावर n नहीं आया, तो जिस प्रकार हमने यहाँ किया था वही यहाँ पे 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर क्यूब। अब देखिए इस 2 के पावर 0 लगा देने से इस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि 2 के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है और 5 के पावर क्यूब जो है 125, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका शांत दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आसानी से आपको समझ में आया होगा कि शांत दशमलव किसे कहेंगे। तो जो अंत तक जाकर के आपका, चूंकि यहाँ पे छोटा संख्या था तो आप 8 से 163 को डिवाइड कर सकते थे, यहाँ भी 125 से 116 को डिवाइड कर सकते थे, लेकिन अगर एग्जाम में बहुत लंबा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो वहां पे हम डिवाइड करेंगे तो समय हमारा नष्ट होगा, और उस समय को बचाने के लिए आपको क्या करना होगा कि हर का गुणनखंड करना होगा, और उस गुणनखंड में या तो 2 आना चाहिए या तो केवल 5 आना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों, उस दोनों अंक के अलावा कोई भी तीसरा अंक आ गया तो आप वहीं छोड़ देंगे और लिख देंगे कि इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ठीक इसका उल्टा आ जाता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब ये अशांत क्या है? जैसे अभी हमने पढ़ा शांत, ठीक इसका अपोजिट है। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम 3 से 10 में भाग करते हैं तो 3 तिहाई के 9 1 आएगा। अब तो लगेगा नहीं, दशमलव यहाँ देंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 3 तिहाई 9 फिर 1 आएगा, दशमलव एक बार दे चुके हैं तो 0 हम यहाँ लिख सकते हैं, तो फिर 3 तिहाई 9 फिर 1 आया फिर 0। हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, क्या देख रहे हैं कि बार बार शेषफल 1 आएगा और हम 3 बार लगाते रहेंगे, ये कभी कटने वाला नहीं है। तो ऐसा संख्या जो होता है वह क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव कहलाएगा। अब कोई संख्या दिया रहे, मान लीजिए कि ऐसा कोई संख्या दे दिया, आपको पूछा जाएगा कि भाई इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा अशांत होगा। तो अभी हमने बताया था कि आपको केवल नीचे से मतलब रखना है, नीचे वाले को तोड़ना है, हर को तोड़ना है। अब ये जो है किससे कटेगा? 2 से तो कटेगा नहीं, 3 4 7 7 14 है ना, तो 743 आ गया है ना। अब ये संख्या किससे कटेगा भाई? देखिए जब कोई कटने वाला संख्या ले लीजिए, 243 ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है 243 ले रहे हैं, तो 243 को अगर हम 3 से लगाते हैं तो 3 8 24 3 से लग गया कितने बार में? 27 बार में। हमें आगे जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि अगर 2 5 के अलावा कोई भी तीसरा अंक आ गया तो वो क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? अशांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। तो अब अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा।